शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। चुनावों से पहले केजरीवाल का बड़ा ऐलान, दिल्ली में 24 घंटे साफ पानी दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है 24 घंटे आपके नल से पानी आएगा। ये भी केजरीवाल कह रहे हैं 2500 ट्यूबवेल लगाएंगे, अमोनिया दूर करने के लिए प्लांट लगाए जाएंगे। तो बड़े ऐलान किए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। लगातार अरविंद केजरीवाल ऐलान कर रहे हैं। कल योजनाएं लॉन्च की हैं, महिला सम्मान योजना लॉन्च की है, बुजुर्गों के लिए, स्वास्थ्य के लिए उनके योजना लॉन्च की है। और आज पानी को लेकर एक बड़ी घोषणा की गई है कि 24 घंटे आपके नल से साफ पानी आएगा और 24 घंटे पानी दिया जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा इस ऐलान पर, आपको सुनवाते हैं। पूरी दिल्ली के अंदर अब हमें जल्दी से अगले कुछ सालों के अंदर 24 घंटे पानी देंगे, साफ पानी देंगे। आप पूछोगे कैसे आएगा पानी, पानी कहां से लाओगे? मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, 2015 में जब हमारी सरकार बनी, 900 MGD पानी, MGD मतलब मिलियन गैलन्स पर डे, 900 MGD पानी दिल्ली में बनता था। हमने 100 MGD ग्राउंड वाटर से, जैसे जो यमुना बहती है, यमुना के तट से हमने बोरवेल खोद खोद के 100 MGD पानी और निकाला। अब हमने ये प्लान बनाया है कि दिल्ली को 24 घंटे पानी देने के लिए लगभग 1250 MGD पानी चाहिए। मैं इंजीनियर हूं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं मैं। तो मैंने पूरी इंजीनियरिंग का प्लान बनाया है कि 24 घंटे पानी कैसे आएगा। हमने प्लान बनाया है 1400 MGD पानी हम बनाएंगे अगले कुछ सालों में। कैसे बनाएंगे? एक तो यमुना पार का जो एरिया है, ईस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली, यहां पे आप देखोगे जैसे ही आप गड्ढा खोदो पानी निकल आता है। 4-5 फुट पे पानी निकलता है कि नहीं निकलता? वहां पे पानी पे बैठी है पूरी ट्रांस यमुना। लेकिन दिक्कत क्या है? वो पानी गंदा है, उसमें अमोनिया है, वो पानी खारा है, उसमें नमक बहुत ज्यादा है। तो हमने इस पे एक्सपेरिमेंट करा। हम बाहर से डीएमोनाइजेशन प्लांट लेके आए अमोनिया खत्म करने के लिए, और आरओ प्लांट लेके आए उस पे जो उसकी हार्डनेस है वो खत्म करने के लिए। और उसको लगाने, ये 2 प्लांट लगाने से पानी बिल्कुल साफ हो गया, पानी पीने लायक हो गया। और दिल्ली में 5 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने फर्जी कागजात बनाने वाले एक गैंग का भी खुलासा किया है। देखिए ये रिपोर्ट। साउथ दिल्ली में जिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं और 6 वो लोग हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते थे। पुलिस ने साउथ दिल्ली में जिन घुसपैठियों को पकड़ा है, उनके पास से फर्जी आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड और दूसरे फर्जी दस्तावेज बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला है कि ये घुसपैठिए जंगल के रास्ते से भारत में दाखिल होते थे। दिल्ली पुलिस पिछले कई दिनों से अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की जांच पड़ताल कर रही है। दिल्ली के कालिंदी कुंज इलाके में आज पुलिस ने फिर से पड़ताल की और झुग्गी बस्तियों में लोगों के कागजात की जाँच की। इसमें हमने 5 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार किए हैं, साथ ही साथ 6 और आदमी गिरफ्तार किए हैं जिन्होंने उनको नकली सर्टिफिकेट्स, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनाने में मदद करी थी। हमारा मामला शुरू होता है संगम विहार के एक मर्डर केस से, जहां पे इन 5 में से 4 लोग सस्पेक्ट्स थे। इनकी डिटेल जब इंटरोगेशन की गई तो उसमें मालूम चला कि ये 4 लोग बांग्लादेशी नागरिक हैं। इन सबके पास आधार कार्ड था। हमने फर्दर इंटरोगेशन की तो मालूम चला कि जो डिसीज है हमारे मर्डर केस में, सेंटू शेख, उसने इन लोगों को इलीगली बांग्लादेश से इंडिया में हेल्प करी थी। और TV9 से खास बात करते हुए दिल्ली के DCP साउथ अंकित चौहान ने कहा है कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए घुसपैठियों के खिलाफ गहन जांच की जा रही है। सर, किस तरीके से आपको जानकारी मिली और कैसे ये रैकेट पूरा बस्ट हुआ? अक्टूबर में हमारे पास एक मर्डर केस रजिस्टर होता है, उसके अंदर 4 सस्पेक्ट्स थे। उनसे जब पूछताछ की, उन्होंने बताया हम बंगाल से हैं, वेस्ट बंगाल से आए हुए हैं। तो जब फर्दर उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो हमें डाउट सा हुआ। हमने डिटेल से सस्टेन इंटरोगेशन में मालूम चला कि वो लोग बांग्लादेश से आए हुए हैं। उन्होंने जब बांग्लादेश से आए यहाँ पे, तो सेंटो शेख जो डिसीज था, उसने एक साहिल के टच में उनको लाया, इसने उनके फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवा के, आधार कार्ड का बनवा के दे दिया इन लोगों को। फर्दर सेंटो शेख के घर से 4 वोटर IDs भी मिले हैं, जिसमें से एक वोटर ID बांग्लादेश सिटीजन का प्रूव हो चुका है। सर, एक वेबसाइट का आपने जिक्र किया था, उस वेबसाइट के जरिए किस तरीके से लोग काम करते हैं?
एक वेबसाइट है जनताप्रिंट्स.in, जो कि रजत मिश्रा चलाते थे और उनका सोनू कुमार जीजा है, उनका वो भी चलाता था साथ में। तो इन दोनों ने 2022 में वेबसाइट बनाई। इस वेबसाइट पे बहुत मात्र 20 रुपये 25 रुपये देके एक फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता था। सर, आपने बताया कि वोटर आईडी कार्ड भी बरामद हुए हैं, क्या उनका इस्तेमाल कभी वोटिंग में हुआ, कुछ इस बारे में पता चल पाया? अभी ये पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, बट वोटर आईडी हमने चेक कर लिया है कि बना हुआ है, एक बांग्लादेशी सिटीजन का बना हुआ है इसमें। और वहीं कालिंदी कुंज के मदनपुर खादर इलाके में आज पुलिस पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ पहुंची और झुग्गियों में रहने वाले लोगों के कागजातों की जांच की। देखिए संवाददाता पुनीत शर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। साउथ ईस्ट दिल्ली के मदनपुर खादर इलाके में पुलिस की टीम यहां पर पहुंची है और एक एक लोगों की आईडीज को चेक किया जा रहा है कि क्या वो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे हैं या नहीं। आपके सामने तस्वीरें हैं कि किस तरीके से कालिंदी कुंज थाने की जो पुलिस है पैरामिलिट्री फोर्स के साथ यहां मदनपुर खादर इलाके में पहुंची है और लोगों की आप देखेंगे तो एक एक कागजात को चेक किया जा रहा है। यहाँ पर आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, उनकी एक एक डिटेल को नोट किया जा रहा है और उसके बाद इनके जो पेपर्स हैं उनसे पूछताछ करने के बाद इन पेपर्स की भी तस्दीक की जाएगी। तमाम जो आधार कार्ड है आपको दिखाना चाहेंगे कि इस तरीके से ये आधार कार्ड हैं जो कि है ये मुस्तफा बेगम के आधार कार्ड है जिसको पुलिस यहां पर चेक कर रही है, महिला है और जो इनका एड्रेस है वो धुबरी आसाम का है। ये जो एड्रेस है अब इस एड्रेस को धुबरी आसाम से पूरा वेरीफाई किया जाएगा कि क्या ये जो आधार कार्ड है वो असली आधार कार्ड है या फर्जी बनवाया गया। अब इस आधार कार्ड को ये पूरी तरीके से तस्दीक किया जाएगा। और दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों पर मचे सियासी घमासान के बीच बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर इन्हें संरक्षण देने का आरोप लगा दिया। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि बीजेपी बांग्लादेशी के नाम पर पूर्वांचल के लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कटवा रही है। जब ये बात पता लगी कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में ऐसे लोग भी भर्ती हो रहे हैं, उनके बच्चे भी भर्ती हो रहे हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं चाहे वो रोहिंग्या हैं, तब ये केजरीवाल को डर लगा कि उनका जो सारा षड्यंत्र था तो उसका पर्दाफाश हो रहा है और ये पर्दाफाश सारा दिल्ली पुलिस कर रही है। तब वो आगे होके उन्होंने ये ऑर्डर निकाला और ये सारा ड्रामा किया कि हम भी इसकी जांच कराएंगे। मगर इन सारी कार्रवाई के पीछे अगर किसी का हाथ है तो वो आम आदमी पार्टी का हाथ है। देखिए, ये बेहद दुखद है कि भाजपा अपनी नकारात्मक राजनीति पर फिर से उतारू है। वो जानबूझ के हमारे पूर्वांचली भाई बहनों को परेशान करने का काम कर रही है। 30 साल 40 साल से जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं, जिन्होंने दिल्ली के निर्माण में योगदान किया, जो यहाँ पर जिनके बकायदा वोटर कार्ड बने हुए हैं, जिस वजह से उनको फैसिलिटीज मिलती है, भाजपा चाहती है उन तक ये फैसिलिटीज ना पहुंचे, उनका ये षड्यंत्र है। और दिल्ली के एलजीवी के सक्सेना ने अब चिट्ठी के जरिए दिल्ली सरकार की लापरवाही पर सवाल उठाया है। कई समस्याओं के लिए उन्होंने केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में प्रदूषण से लेकर आम लोगों की बुनियादी समस्याओं का जिक्र किया है। एलजी ने यह भी शिकायत की है कि केजरीवाल समस्याओं के समाधान के लिए दिल्ली के सीएम को आगे कर रहे हैं और खुद इससे किनारा कर रहे हैं। वीके सक्सेना ने केजरीवाल को लिखी चिट्ठी में यमुना के प्रदूषण पर सवाल उठाए हैं, स्कूल की व्यवस्था पर सवाल किया। इसमें मोहल्ला क्लिनिक की जर्जर हालत का जिक्र है, अस्पताल में डॉक्टरों की कमी बताई गई है और अस्पताल में गंदगी का जिक्र है। एलजी ने यह भी लिखा है कि 10 साल बाद ही सही केजरीवाल को दिल्ली के लोगों की परेशानी दिखने लगी है। एलजी ने चिट्ठी में दावा किया कि सरकारी स्कूल में क्लास की कमी है और 2 क्लास के बच्चों को एक ही कमरे में पढ़ाया जा रहा है। एलजी ने मोहल्ला क्लिनिक में फर्जी मरीजों का टेस्ट कराए जाने का भी आरोप लगाया है। एलजी ने रंगपुरी की समस्याओं का भी जिक्र किया, जिसका वीडियो उन्होंने एक्स पर जारी किया था, जिसके बाद खुद सीएम आतिशी ने उस इलाके का दौरा किया था। एलजी ने पूछा है कि लोगों की समस्याओं पर केजरीवाल खुद संज्ञान क्यों नहीं ले रहे हैं। एक बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में हंगामा हुआ है, पार्षदों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। चंडीगढ़ से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देखिए वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लड़ाई हो गई, मारपीट तक की नौबत आ गई। ये पार्षद हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं, पार्षदों के बीच धक्का मुक्की हो गई है। चंडीगढ़ से ये खबर सामने आई है। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक हो रही थी और उसी दौरान ये हंगामा हुआ है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, आखिर क्यों इतना बवाल हो गया कि नौबत धक्का मुक्की तक आ गई? देखिए,
नगर निगम के मेयर चुनाव सालाना तौर पे होते हैं और इस साल भी फरवरी में ये चुनाव प्रस्तावित है। उसी को लेकर चर्चा इस दौरान अनिल मसीह के ऊपर आरोप लगा था कि उन्होंने कई वोटों को रद्द करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के मेयर को नहीं बनने दिया था। वो वहां पर मौजूद थे, तो उनको लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने चोर चोर कहना शुरू कर कि उन पर से आरोप लगे हैं और राहुल गांधी भी तो जमानत पर है और इस बात को लेकर आम आदमी के जो मोहित, शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, चंडीगढ़ नगर निगम का ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। नगर निगम की बैठक का मौका था और उस दौरान पार्षद आए थे, लेकिन आपस में ही वो उलझ गए, धक्का मुक्की तक की नौबत आ गई। और अब खबर मुंबई से। मुंबई में गिरफ्तार खालिस्तानी आतंकी के तार बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े। जांच में पता चला है कि आतंकी लखबीर सिंह का सहयोगी है। देखिए रिपोर्ट। एनआईए ने खालिस्तानी आतंकवादी लखबीर सिंह और गैंगस्टर बचीतर सिंह के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार किया है। एनआईए ने आतंकी लखबीर सिंह के सहयोगी को मुंबई से गिरफ्तार किया है। एनआईए के हत्थे चढ़ा जतिंदर सिंह पंजाब के गुरदासपुर का रहने वाला है, जो हथियार सप्लायर बलजीत सिंह की गिरफ्तारी के बाद से फरार था। जतिंदर सिंह उर्फ ज्योति आतंकी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है और आतंकी लखबीर सिंह का सहयोगी है। जतिंदर लखबीर के गुर्गों को हथियार सप्लाई करता था। यह हथियार एमपी में बलजीत सिंह से लेता था। जतिंदर सिंह ने एमपी में 10 पिस्तौल पंजाब भेजे थे। यह हथियार लखबीर सिंह के गुर्गों को दिए गए थे। एनआईए की जांच में खुलासा हुआ है कि जतिंदर ने एमपी से हथियार लेकर पंजाब में तस्करी करने का प्लान बनाया था, लेकिन वो पिछले कई महीनों से एनआईए रडार पर था और पकड़ा गया। जतिंदर की गिरफ्तारी से आतंकी गैंगस्टर गठजोड़ को तगड़ा झटका लगा है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल के सदस्य लखबीर सिंह लांडा को गृह मंत्रालय आतंकी घोषित कर चुका है। लखबीर पर 2021 में मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया मुख्यालय पर रॉकेट से हमले की योजना बनाने का आरोप है। मध्य प्रदेश के भोपाल कैश कांड के आरोपी सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने की तैयारी की जा रही है। भोपाल में लोकायुक्त ने एक कार से 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश बरामद किया। सौरभ शर्मा पर शिकंजा कसने के लिए 3 एजेंसियां अपनी जांच कर रही है, जिसमें ईडी, लोकायुक्त और आयकर विभाग तीनों ही अलग अलग कार्रवाई कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये तस्वीरें आयकर भवन की है और लगातार जो चेतन सिंह गौड़ था उससे भी सौरभ शर्मा की प्रॉपर्टीज़ को लेकर इसी भवन में लगातार पूछताछ की गई। कई घंटे की पूछताछ चली। उसमें चेतन सिंह ने कबूला भी कि कई दस्तावेज जितने भी उसके पास रखे हुए थे, जितना पैसा है वो सौरभ शर्मा है, वो सौरभ शर्मा के लिए काम करता है। सौरभ शर्मा किन लोगों के लिए काम करते हैं ये उसे जानकारी नहीं है। फिलहाल सौरभ शर्मा दुबई में है, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। अब आयकर विभाग इस पूरे मामले में विदेश मंत्रालय को एक तरह से सूचित करेगा और उसके बाद विदेश मंत्रालय लुकआउट नोटिस जारी कर सकता है सौरभ शर्मा को लेकर। इसके साथ साथ जो जानकारी हमें मिल रही है कि विदेश में भी इसकी प्रॉपर्टीज है, तो उसको लेकर फेमा के तहत भी कार्रवाई हो सकती है। जयपुर पुलिस ने गाड़ियों में तोड़फोड़ करने और गाड़ी जलाकर दहशत फैलाने के मामले में 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। फिर इनका जुलूस भी निकाला गया। जयपुर पुलिस के साथ चल रही तस्वीरों में जो लोग दिख रहे हैं, इन पर समाज में दहशत फैलाने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने सभी का बाजार में जुलूस निकाला। बदमाशों ने जयपुर के सदर थाना इलाके में पिछले कुछ दिनों में गाड़ियों में तोड़फोड़ और आगजनी की। वारदात के पीछे इनका मकसद सिर्फ लोगों को डराना और तबाही मचाना था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन जिंदाबाद के नारे लगाए। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल 4 वाहन, पाइप और सरिया जब्त किए। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ऐसे अपराधों को पूरी तरह से रोकने के लिए पुलिस लगातार सक्रिय रहेगी। इन गिरफ्तारियों से हसनपुरा क्षेत्र में फिर से सुरक्षा का माहौल बनेगा और अपराधियों को यह संदेश जाएगा कि अपराध के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जयपुर के डीसीपी वेस्ट का कहना है कि आरोपियों का जुलूस इसलिए निकाला गया जिससे भविष्य में कोई भी दहशत फैलाने की ना सोचे। कॉमेडियन सुनील पाल और अभिनेता मुश्ताक खान अपहरण मामले में एक आरोपी ने
थाने में सरेंडर किया। आरोपी ने थाने पहुंचकर खुद ही सरेंडर कर दिया और सीएम योगी से यूपी पुलिस से बचाने की गुहार भी लगाई। मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। योगी जी, मैंने जो अपराध करा है मुख्तार उसका, सुनील पाल वाला, उसको मुझे बचा दो। मैं पुलिस में सरेंडर पेश हो रहा हूँ। योगी जी, मुझे माफ करा दो, यूपी पुलिस से बचा दो। ये है अंकित पहाड़ी। इस पर मेरठ पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया है। अब इसे अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ से यूपी पुलिस से बचाने की गुहार लगा रहा है। इसे एनकाउंटर का डर सता रहा है, इसलिए पुलिस के सामने सरेंडर करने आ गया। जिस मुजरिम की तलाश बिजनौर पुलिस को थी, वो खुद अपनी जान की भीख मांगते हुए थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, थाने में मौजूद अंकित पहाड़ी पुलिस के सामने खुद सरेंडर कर रहा है। दरअसल ये इसका गिरोह बॉलीवुड कलाकारों को किडनैप कर मोटी रकम वसूलता था। हाल ही में कॉमेडियन सुनील पाल किडनैपिंग मामले में इसकी तलाश थी। बॉलीवुड कलाकार सुनील पाल, मुश्ताक खान, राजेश पुरी, गुरुचरण सिंह सोढ़ी को इवेंट्स में हिस्सा लेने के बहाने मुंबई से बुलाकर किडनैप कर करोड़ों की रकम वसूली थी। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में इंडियन ओवरसीज बैंक के 42 लॉकर तोड़ने के मामले में पुलिस ने बदमाशों को ढेर कर दिया है। 2 आरोपी अब भी फरार हैं। लखनऊ में चिन्हट बैंक लूट मामले में यूपी पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने 2 आरोपी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया है। मारे गए बदमाशों के नाम सोबिंद कुमार और सनी दयाल हैं। ये मुठभेड़ लखनऊ के चिन्हट और गाजीपुर जिले में अलग अलग स्थानों पर हुई है। ये सभी बैंक लूट में आरोपी थे और फरार चल रहे थे। इन्हें पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीम बनाई थी। उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई तो उसके पैर में और उसके छाती पर गोली लगी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हुआ। डॉक्टर्स ने इसको भी चेक करके इसको मृत्यु उसकी डिक्लेयर की है और इसके पास से कुछ ज्वेलरी और कैश भी इससे बरामद किया गया है। लखनऊ के चिन्हट में हुए मुठभेड़ में सोबिंद कुमार को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया। स्विफ्ट डिजायर गाड़ी बहुत ही अनियंत्रित स्पीड से पुलिस पार्टी की तरफ आते हुए दिखी। तो पुलिस पार्टी को उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वो और भी अनियंत्रित तरीके से गाड़ी चलाने लगा और उसमें बैठे एक व्यक्ति द्वारा पुलिस पार्टी पर बहुत फायर कर दिए गए। अनेक फायर में पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में सिखलाए हुए तरीके से जवाबी फायर किए गए। तो दूसरा व्यक्ति मौके से गाड़ी छोड़ के फरार हो गया। आपको ये भी बता दें कि बैंक लूट मामले में 2 आरोपी अभी फरार हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती में मारपीट और बदसलूकी की वजह से एक नाबालिग ने आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बस्ती में एक 17 साल के नाबालिग ने खुदकुशी कर ली। लड़के ने अपने परिजनों को बताया था कि एक बर्थडे पार्टी के बहाने बुलाकर उसके साथ कुछ लोगों ने बेरहमी से मारा पीटा और बदसलूकी की। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाकर उसे वायरल करने की धमकी दी, जिसके बाद पीड़ित ने आत्महत्या कर ली। बच्चा जब घर पे आया तो सुबह के टाइम में रोकर सारी बात बताने लगा कि हमारे साथ ऐसे हमें बुलाए फोन करके, उसके बाद मारे, हमारे साथ घिनौना हरकत की है और फिर पेशाब कर दिए, नंगा करके मारे। अच्छा, वीडियो वगैरह कुछ बनाने की बात आई थी, बता दो। वीडियो जो बनाए हैं। पुलिस फिलहाल मामले की जांच की बात कह रही है। रीजन के संबंध में आपसी वाद विवाद की बात प्रकाश में आई है। 2 दिन पहले एक बार उसको मारा पीटा गया था और तहरीर भी दिया गया था, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई कप्तानगंज थाने में। ऐसी सूचना फिलहाल मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसी कोई सूचना होगी तो उसको जरूर आपको भी अवगत कराया जाएगा। अग्रेतर कार्रवाई से भी आपको। बिहार में बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पप्पू यादव धरने पर बैठे हुए हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि सरकार ने बात नहीं मानी तो वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। बिहार में बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। परीक्षार्थी लगातार पटना के गर्दनी बाग में धरने पर बैठे हैं। पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शनिवार की रात बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात कर अपना समर्थन दिया। अब पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी खुलकर परीक्षार्थियों के समर्थन में आ गए। परीक्षार्थियों के साथ पप्पू यादव लगातार धरना स्थल पर बैठे हैं। पप्पू यादव ने कहा है कि जब तक परीक्षा रद्द नहीं होगी उनकी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो आंदोलन उग्र होगा। ये महापर्व है, आपका यात्रा से बड़ा यात्रा है ये। इस पूरे बिहार और देश के बच्चों का सवाल है, आप इस पर निर्णय लीजिए। आपको लगता है कि 1 सप्ताह धरना देने से या पप्पू यादव के यहाँ अनशन पर बैठने से सरकार सुनेगी या बीपीएससी सुनेगा? लड़ाई आर पार होगी। मरता क्या नहीं करता, हम लोग वैसे ही डिप्रेस में हमारे बच्चे हैं।
और पटना में धरने पर बैठे बीपीएससी परीक्षार्थियों की क्या मांग है, TV9 संवाददाता रुपेश कुमार के साथ बातचीत में परीक्षार्थियों ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। बीपीएससी पीटी की पूरी परीक्षा दोबारा कराई जाए, इस मांग को लेकर के परीक्षार्थी धरने पर बैठे हैं और एक सप्ताह से धरने पर बैठे हैं। इस धरने को पप्पू यादव से लेकर के तेजस्वी यादव का समर्थन है, लेकिन देखिए पूरी रात यहाँ पर छात्र बैठते हैं और ये पिछले एक सप्ताह से धरने पर बैठे हुए हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं। कुछ छात्रों की तबीयत भी खराब हो गई थी। आज 7वां दिन है और हमारे 4 साथी जो हैं इतनी तबीयत खराब हो गई कि वो पीएमसीएच में एडमिट होना पड़ा। तो हमारी लड़ाई बिहार सरकार से नहीं है, हमारी लड़ाई बीपीएससी की है। बीपीएससी उन नीतियों से है जो छात्रों को कुचक्र में फंसा चुकी है। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर जो खेल चल रहा था वो खेल पुनः शुरू हो गया है। री एग्जाम इसलिए चाहते हैं क्योंकि आयोग ने कहा कि मैं नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं करूंगा, लेकिन जैसे ही 2 एग्जाम होंगे, 2 पेपर होंगे तो 2 कट ऑफ होंगे। 2 कट ऑफ में आप कैसे तय करेंगे कि कौन सा पेपर आसान है और कौन सा पेपर हार्ड है? हाँ, मेरा एग्जाम अच्छे से गया है, लेकिन हम लोग चाहते हैं सब एग्जाम हो तो सबका एक साथ हो, री एग्जाम हो, स्पेशली 12,000 स्टूडेंट का एग्जाम ना हो। बायोमेट्रिक एग्जाम के लास्ट 30 मिनट्स में हुआ, कोई चेकिंग नहीं हुई। उस समय कोई भी कुछ भी ले जा सकता था, चेकिंग किसी तरह की नहीं हुई। आप सीसी फुटेज देख लीजिएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर प्रहार किया है। राहुल गांधी सब्जियों का दाम जानने के लिए खुद सब्जी मंडी पहुंच गए। यहां उन्होंने दुकानदारों से लहसुन, टमाटर, मटर समेत कई सब्जियों के दाम पता किए हैं। आइए देखते हैं राहुल क्या कर रहे हैं। तो आज क्या खरीद रहे हो? थोड़ा सा टमाटर ले लीजिए, थोड़ा प्याज और कुछ चल जाए बस लीजिए। भैया कितना महंगा क्यों इस बार? बिल्कुल ही कम नहीं हो रहा, 30-35 तो हो ही नहीं रहा इस बार। बहुत महंगाई रही है, इससे पहले कभी नहीं गए, साल बहुत महंगाई रही है। ये आएंगे तभी तो सस्ते होंगे। लहसुन तो नहीं दे सकते सर जी हम। कितना लहसुन तो सुन हो गया है। सोना सस्ता होगा पर लहसुन महंगा। लहसुन कितने का है? 400। कितने का है लहसुन? 400 रुपए को चल रहा है। कुछ कम नहीं करेंगे लहसुन? कुछ तो कम कीजिए, कम से कम 1 पाव तो ले लूं घर चलाने के लिए। कितना देना है? 1 पाव 90 रुपए लेना है। कुछ तो कम करो। चलो 10 रुपए। चलो ठीक है, 1 पाव कर दीजिए। पूरे साल कोई भी चीज सस्ती नहीं हुई। आलू प्याज जो बेसिक चीज है हम जैसे मिडिल क्लास लोगों के लिए, उनमें से ऐसी कोई चीज नहीं जो सस्ती हुई हो। और पुराने प्याज वो अभी पिछले हफ्ते 80 रुपए किलो खरीद रहे हैं। जहाँ किलो में लहसुन खरीद रहे हैं वहाँ 1 पाव में आप काम चलाना पड़ रहा है, इतनी महंगाई है। मैं तो आती 4-5 सब्जी लेने, 2 सब्जी लेके घर वापस जाती हूँ। और कुछ लेना है? हाँ, मुझे मटर चाहिए था। कितने रुपए किलो? 120 रुपए किलो। जम्मू में कांग्रेस ने आज बाबा साहेब सम्मान मार्च निकाला। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगाया। अंबेडकर के मुद्दे को लेकर लगातार कांग्रेस आक्रामक है। संसद से लेकर सड़क तक लगातार कांग्रेस बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है। जम्मू में आज आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो यहाँ पर किया जा रहा है और लगातार कांग्रेस जो है वो बीजेपी से माफ़ी की मांग कर रही है। और यहाँ पे तस्वीरों में आप देखिए कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार जम्मू में सड़कों पे है और ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन जो है किया जा रहा है। क्या मांग कर रहे हैं? लगातार संसद से लेकर सड़क तक आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए हमारी मांग है अमित शाह इस्तीफा दे, अमित शाह माफी मांगे। बीजेपी की माइंडसेट जो है वो दिख गया और इसलिए हमारी एक ही मांग है अमित शाह माफी मांगे और अमित शाह इस्तीफा दे। तस्वीरों में देख सकते हैं सुरक्षा के भारी इंतजाम जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो भी यहाँ पर तैनात। अंबेडकर के नाम पर सियासी संग्राम जारी है। जयपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। देखिए जयपुर में ये कांग्रेस का प्रोटेस्ट चल रहा है। अंबेडकर के नाम पर सियासी संग्राम जारी है। कई जगहों पर इसी तरीके से प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये तस्वीर आप जयपुर की देख रहे हैं जहां अंबेडकर की तस्वीर के साथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। अंबेडकर जी का ये अपमान नहीं सहेगा। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश में शिमला के टिक्कर और नारकंडा में बर्फबारी की ताजा तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फबारी के बाद व्यापारी खुश हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमकर बर्फबारी हो रही है। तस्वीरें शिमला के टिक्कर इलाके से सामने आई हैं जहां बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है।
शिमला में बर्फबारी के बाद ऐसा नजारा सामने आया जिसे देखकर लगा कि सारे पेड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ रखी है। पर्यटन नगरी नारकंडा में बर्फबारी होने से हिंदुस्तान तिब्बत नेशनल हाईवे 5 पर यातायात प्रभावित हुआ है। नारकंडा के साथ हाटू पीक, जरोल, देरठू, शिलाजान और आसपास की पहाड़ियों पर भी बर्फबारी हुई है। प्रशासन ने लोगों से बर्फबारी के दौरान अलर्ट होकर गाड़ी चलाने की अपील की है। वहीं मनाली आए टूरिस्ट भी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कुल्लू की बहुत जन्नत जैसा फील हो रहा है, मतलब जन्नत से भी ज्यादा प्यारे नजारे हैं इसके। इतना प्यारा शहर है, इतना सुंदर शहर है। आई एम फीलिंग लाइक वाओ। इतना जन्नत अगर कहते हैं ना तो कहते हैं कि हाँ है पहाड़ों में जन्नत, वो यही है। इतना मजा आया, बहुत अच्छा है यहाँ का वेदर और काफी कुछ एक्सप्लोर किया है हमने। यहाँ पे हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भी की है और ये तो बहुत ही अच्छी थी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमकर बर्फबारी हुई है। गंगोत्री, यमुनोत्री और हर्षिल घाटी सहित कई इलाकों में सीजन की दूसरी बर्फबारी हुई है। तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की है, जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ दिख रही है। उत्तरकाशी के गंगोत्री, यमुनोत्री सहित हर्षिल, सांकरी, जखोल, मुखवा, धराली, सुक्की, झाला, पुराली में बर्फ की मोटी चादर दिख रही है। उधर दयारा, बुग्याल, डोडीताल, हरकीदून, केदारकांठा में भी भारी बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी और भीषण ठंड के बीच हर्षिल थाने में तैनात जवान वॉलीबॉल खेलते नजर आए। उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों का कहना है कि लोगों के लिए शीतकाल यात्रा सरकार की प्राथमिकता है। अभी फिलहाल यहाँ पे बर्फबारी का आनंद ले सकते हैं पर्यटक। बहुत लोग हर्षिल आ रहे हैं और मुखबा में जो है माँ गंगा जी का जो है शीतकाल पट भी है, तो वहाँ पे यात्रियों जो है दर्शन करने के लिए भी काफ़ी आ सकते हैं। यहाँ पे गंगनानी में गर्म कुंड भी है, तो काफ़ी एक डिफरेंट यूनिक एक्सपीरियंस मिलेगा। ठंड से बचने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है। उत्तराखंड के चमोली में भी जमकर बर्फबारी हो रही है। घरों और पेड़ों पर बर्फ की परत जमी है। बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ा दी है। तस्वीरें उत्तराखंड के औली की है, जहां बर्फ की मोटी चादर बिछी दिख रही है। पेड़, घर और रास्ते सभी जगह बर्फ ही बर्फ दिख रही है। गाड़ियां भी बर्फ से ढकी नजर आ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग केंद्र और विंटर डेस्टिनेशन औली में करीब 1 फीट बर्फ पड़ने से पर्यटन कारोबारी खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि क्रिसमस और नए साल के मौके पर पर्यटक बड़ी संख्या में औली पहुंचेंगे, जिससे नई साल पर अच्छी कमाई होगी। बद्रीनाथ में बर्फबारी होने से नजारा काफी सुंदर दिख रहा है। मंदिर परिसर के आसपास बर्फ जमी हुई है। सफेद चादर ओढ़े हुए पहाड़ दिखने में काफी सुंदर लग रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा में लगे ITBP के जवान तैनात हैं। करीब 1 फीट बर्फबारी होने की वजह से मास्टर प्लान के कार्य भी बाधित हो गए हैं। नए साल का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटकों ने धनौल्टी, काणाताल, डानाचली जगहों पर पहले ही होटल बुक करा लिए हैं। ऐसे में पर्यटक टिहरी में जमकर बर्फबारी का भी आनंद ले सकेंगे। केदारनाथ धाम परिसर के आसपास बर्फ ही बर्फ दिख रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही पूरा उत्तर भारत इस वक्त भीषण सर्दी की चपेट में है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली NCR में बारिश ने ठंड और बढ़ा दी है। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने पिछले हफ्ते ही संभावना जताई थी कि दिल्ली NCR में हल्की बारिश की संभावना बन रही है। दिल्ली में शीतलहर भी चल रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR में पूरे हफ्ते मौसम ठंडा रहने वाला है। क्रिसमस के मौके पर दिल्ली NCR में गहरा कोहरा देखने को मिल सकता है। हालांकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से 27-28 दिसंबर को आंधी के साथ बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर में शीतलहर का कहर जारी है। तापमान -6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है और डल झील की सतह जमी हुई है। तस्वीरें राजस्थान के अजमेर से सामने आई हैं, जहां कोहरे की हल्की परत के साथ शीतलहर का प्रकोप जारी है। कानपुर और गाजियाबाद सहित कई शहरों में लोग ठंड से ठिठुरते नजर आए और अलावा के सहारे शरीर को गर्म करते दिखे। पूरे उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश के आसार बन रहे हैं। अगले हफ्ते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR, पंजाब। खबर भोपाल से। भोपाल के जहांगीराबाद में बवाल हुआ है। 2 समुदायों में विवाद के बाद यहां पर पत्थरबाजी की खबर है। हाथ में तलवार लिए नजर आए उपद्रवी। तस्वीर आप देखिए, जबरदस्त पत्थरबाजी और साथ में यहां पर कुछ लोगों के हाथों में तलवार भी नजर आई है। 2 समुदायों के बीच कहासुनी और उसके बाद ये बवाल बढ़ता गया।
और पत्थरबाजी होने लगी। मध्य प्रदेश के भोपाल की तस्वीरें, जहांगीराबाद में ये बवाल हुआ है। तो भोपाल से ये तस्वीरें सामने आई हैं। दो समुदायों में विवाद हुआ, विवाद के बाद पत्थरबाजी होने लगी, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जहांगीराबाद में ये पूरा बवाल हुआ है और कुछ लोगों के हाथों में आप हथियार भी देख सकते हैं, हाथ में तलवार लिए उपद्रवी यहाँ पर नजर आए हैं, पत्थरबाजी करते भी नजर आ रहे हैं, साफ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ये खबर सामने आई है, ये तस्वीर सामने आई है उपद्रव की, बवाल की। जहांगीराबाद जो जगह जहां पर यह घटना हुई है, बताया जा रहा है कि जहांगीराबाद में ये घटना सामने आई है, जहां पर दो समुदायों के बीच कहा सुनी हुई विवाद बढ़ा और उसका नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई है और कुछ लोग इस पत्थरबाजी के दौरान हाथ में तलवार लिए भी नजर आए हैं। ये देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, हाथों में लाठी डंडे और हथियार भी नजर आ रहे हैं। शुभम गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। शुभम, क्या जानकारी मिल रही है भोपाल में जो ये घटना हुई जिसकी तस्वीरें हम देख रहे हैं? जबरदस्त पत्थरबाजी नजर आ रही है तस्वीरों में। बिल्कुल, दो पक्षों में ये विवाद हुआ है रवि। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एक गुरुद्वारा माता साहिब के तस्वीरें, वहाँ के रोड की ये तस्वीरें हैं। और क्या कुछ विवाद था, कौन पीड़ित है? वो पीड़ित ही हमारे साथ, उनसे बातचीत करते। क्या नाम है आपका? रघबीर सिंह। क्या हुआ अर्पित आपके साथ, क्या विवाद है? ये सर हमारे मोहल्ले में बच्चे खेलते रहते हैं, उनके छोटे भाई जो गाड़ी चला के लेके जाता है, डेली का काम है उसका, गाड़ी चला के लेके जाता है तेज, उसको मना करा कि बच्चे खेलते रहते हैं, गाड़ी धीरे लेके जाया कर। तो उसने गाली बक के मेरे भाई की पगड़ी उतारी और जब मैं समझाने गया तो मुझे चाकू से मेरे ऊपर वार किया, 2 वार करे मेरे ऊपर, मेरी उंगली में भी लगी और सीने में भी लगी। काट डाला, ये मेरा बेटा है, मेरे को इंसाफ चाहिए बस। किसने मारी चोरी? छोटा बेटा ये है मेरा। की जो तस्वीरें आई हैं उसके बाद जो पीड़ित हैं वो भी TV9 से बात कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखें, बातचीत करते रहें। शुक्रिया शुभम आपका। फिलहाल